वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम अपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के नए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको मैं पहले थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट या एग्रीगेट कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू साइज। ये दो चीज़ हमने पढ़ी थी कि एग्रीगेट कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज के। तो अगला जो आज पैरामीटर है हमारा वो भी क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? जियोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब वो एग्रीगेट नेचुरली है एग्रीगेट है या आर्टिफिशियल एग्रीगेट है या बनाया गया उसको, या वो नेचुरल है एग्रीगेट है। तो उसके बिहार पे हम उसका आज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अगले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन classification of aggregate according to geological origin, मतलब उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो ये आज का हमारा हेडिंग है। ठीक है, तो इसका नाम ही बता रहा है जियोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब कि ये नेचुरली बनाया गया है या ये मैन मेड है। मैन मेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल होता है। तो देखिए इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एग्रीगेट। जब हम बात करेंगे जियोलॉजिकल ओरिजिन की, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन एग्रीगेट का दो टाइप्स होता है, एक नेचुरल एग्रीगेट, सेकंड इज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एग्री। आर्टिफिशियल को कई बार मैन मेड बोला जाता है, मैन मेड एग्रीगेट। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? मैन मेड एग्रीगेट है, और सेकंड इज नेचुरल एग्रीगेट। अब हमको ये पढ़ना है इसमें कि नेचुरल एग्रीगेट के अंदर क्या क्या आता है और मैन मेड एग्रीगेट के अंदर क्या क्या आता है। तो हम अपनी पहली हेडिंग डालेंगे नेचुरल एग्रीगेट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल एग्रीगेट। सबसे पहले ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल एग्रीगेट में आता क्या क्या है। ठीक है, वो कैसे बनता है। फर्स्ट इज नेचुरल एग्रीगेट। इसमें पॉइंट वाइज लिखते भी जाएंगे और उसको समझते भी जाएंगे। नेचुरल एग्रीगेट, जैसे नाम ही बता रहा है कि नेचुरल, मतलब ये कहीं ना कहीं खुद से किसी स्टोन कटिंग से या सैंड या ग्रेवल, ये सब क्या होता है? हमारा नेचुरल होता है। तो इस सब से बना होगा हमारा एग्रीगेट। तो आपको पता है कि सैंड और ग्रेवल हमारा एग्रीगेट में आते ही हैं। ठीक है, तो वो कौन से आ जाएंगे? नेचुरल एग्रीगेट में आ जाएंगे। कटिंग ऑफ रॉक्स, कई जगह रॉक्स के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो भी हमारे क्या आ जाते हैं? कोर्स एग्रीगेट में आ जाते हैं। वो भी जो कटिंग ऑफ रॉक जो होता है वो भी हमारा क्या होता है? नेचुरल एग्रीगेट होता है, वो मैनमेड नहीं होता है। ठीक है, वो नेचुरल एग्रीगेट होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जनरली ऑब्टेन्ड बाय, जनरली ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल डिपॉजिट ऑफ, natural deposit of sand and gravel, sand and gravel and जनरली ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल डिपॉजिट ऑफ, मतलब नेचुरल डिपॉजिट मतलब कि पानी बह रहा है या हवा के माध्यम से कहीं पे क्या होता है, कहीं वो सैंड क्या होता है? डिपॉजिट होने लगता है। सैंड और ग्रेवल क्या होता है? हमारा डिपॉजिट होने लगता है। ठीक, एंड कटिंग एंड फ्रॉम क्वेरीज ऑफ, एंड फ्रॉम क्वेरीज ऑफ कटिंग रॉक्स। ठीक, यहाँ से ये क्या होता है? हमारे जनरली डिपॉजिट हो गया हमारा, ये बनते हैं। अब बात आती है कि इन तीनों में जो सबसे सस्ता कह सकते हैं, जिसमें कोई हमें मेहनत की जरूरत नहीं, सैंड और क्या होता है हमारा? ग्रेवल होता है। सैंड और ग्रेवल होता है। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए कि सैंड और ग्रेवल को भी और छोटे पार्टिकल्स में अगर हमको तोड़ना है, जैसे मान लीजिए कि पानी बह रही है, हवा बह रहा है, कहीं पे इकट्ठा होता जा रहा है हमारा एग्रीगेट, ठीक है, किसी नदी से बहते हुए आ रहा है, तो एक जगह इकट्ठा होकर क्या होता है, एक बड़ा साइज का हो जाता है। तो उनको छोटे टुकड़ों में कैसे, इसके एजेंट्स होते हैं, जैसे वाटर एजेंट्स, यानी हवा बही तो वो उस टीले को क्या हुआ, उसने तोड़ा, तो और उसका क्या फाइनर साइज हुआ। ठीक, हवा के माध्यम से हो सकता है, बाय रनिंग रिवर, पानी का बहाव तेज आया तो सैंड को क्या करा, बहाकर ले गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे जनरली लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि चीपेस्ट अमंग देम आर द नेचुरल सैंड, चीपेस्ट अमंग देम, cheapest among them are the natural sand and gravel। इन दोनों में सबसे चीपेस्ट होता है नेचुरल सैंड और ग्रेवल होता है। ठीक है, ये किसके माध्यम से आ सकते हैं, विंड के माध्यम से, स्नो के माध्यम से, कई सारे मीडियम हो सकते हैं इनके, बाय वाटर, बाय एयर, बाय स्नो, ये एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, रिवर डिपॉजिट सैंड एंड ग्रेवल, जो रिवर के द्वारा डिपॉजिट होती है, कि रिवर से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो रिवर डिपॉजिट ग्रे होता है, रिवर डिपॉजिट ग्रेवल एंड sand come under the category of good quality, गुड क्वालिटी। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये किसी ने पूछ दिया कहीं भी कि जो सैंड हम सी से गेन करते हैं या रिवर से गेन करते हैं या अदर किसी मीडियम से गेन करते हैं, विच वन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गुड क्वालिटी, दोनों चीज, विच वन ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म एंड गुड क्वालिटी, तो हमेशा जो रिवर डिपॉजिट होता है, ठीक है, जो रिवर डिपॉजिट ग्रेवल और सैंड होता है वो हमेशा प्योरेस्ट होता है, ठीक है, और ऑफ गुड क्वालिटी होता है। ठीक, तो आपको नेचुरल एग्रीगेट के बारे में समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल एग्रीगेट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अपने अगले टॉपिक आर्टिफिशियल एग्रीगेट की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम अपने आगे अगले टॉपिक नेचुरल नोट डाउन, आप आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपना जो सेकंड हमारा आर्टिफिशियल एग्रीगेट। आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या हो गया हमारा, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया कि खुद इसको बनाया गया, वो नेचुरली अकरिंग नहीं है कि सैंड और रिवर की तरह नदी के बहाव से या स्नो या विंड से आ रहा हो, उसको हमने खुद बनाया है। तो सेकंड इज आर्टिफिशियल एग्रीगेट। artificial aggregate, most widely used artificial aggregate are clean broken bricks, and slag slag, air cooled fresh blast slag and air cooled fresh blast
स्लैग। तो ये दो चीजें जो है आपका मोस्ट वाइडली यूज आर्टिफिशियल एग्रीगेट कौन सा, क्लीन ब्रोकन ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स के जो टुकड़े होते हैं क्लीन, मतलब ये नहीं कि कहीं वो यूज किया हुआ हो, मतलब फ्रेश ईंटा जो होता है उसको भी हम उसको ब्रेक करके हम क्या करते हैं, एग्रीगेट को बनाते हैं। लेकिन उसका जो यूज होता है वो हर जगह नहीं कर सकते हैं, उसका जो यूज होता है वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही करते हैं, ठीक है। इस एग्रीगेट का यूज हम एक पर्टिकुलर जगह पे करते हैं, लेकिन करते हैं क्योंकि ये भी एक तरह का एग्रीगेट है। दूसरा एग्रीगेट क्या है, एयर कूल्ड फ्रेश ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से जो बनता है, हम उसको भी एज ए एग्रीगेट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन वो कौन सा एग्रीगेट होता है, हमारा आर्टिफिशियल एग्रीगेट होता है, इसको हमने खुद बनाया है, ठीक है। चलिए अब बात आता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है कि नहीं देता है, ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमारा देता है कि नहीं देता है, उस पर हमको डिस्कशन करना है, उस पर हमको डिस्कशन करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर हम अपना सेकंड पॉइंट इसका नोट करते हैं। जो ब्रोकन ब्रिक्स होता है, देखिए वो सेटिस्फैक्ट्री जो स्ट्रेंथ देता है, जो ब्रोकन ब्रिक्स आपका जो होता है, प्रोग्राम ऑफ गुड क्वालिटी प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री एग्रीगेट फॉर मास कंक्रीट। तो आप ये लिख सकते हैं ब्रोकन ब्रिक्स आप ये लिख सकते हैं कि ब्रोकन ब्रिक्स जो होता है, जो हमारा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट किसके लिए देता है, यूज आर्टिफिशियली एग्रीगेट एट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट बट नॉट यूज फॉर आरसीसी वर्क। ये आरसीसी वर्क के लिए यूज नहीं होता है, ये मास कंक्रीट में हम इसका यूज कर सकते हैं, मास कंक्रीटिंग जहां पे हो रही है हम इसका यूज करते हैं, बट स्पेशली आरसीसी वर्क के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो आप एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि ब्रोकन ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी provides a satisfactory aggregate for mass concrete but not used for RCC work, बट आरसीसी वर्क के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। कब यूज नहीं करते हैं, आरसीसी वर्क के लिए एक कंडीशन है इसके लिए, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज लेस देन, इफ द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक लेस देन 30 से 35 मेगा पास्कल, ठीक। समझने की कोशिश करिए, ब्रोकन ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोवाइड्स अ सेटिस्फैक्ट्री एग्रीगेट फॉर मास कंक्रीटिंग। मास कंक्रीटिंग के लिए एक सेटिस्फैक्ट्री ये अपना रिजल्ट या स्ट्रेंथ अपना देते हैं, बट नॉट यूज्ड फॉर आरसीसी वर्क। इफ आरसीसी वर्क में इसका तब उपयोग नहीं करेंगे इफ द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक, जो ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 30 या 35 मेगापास्कल से कम हो, ठीक है। उससे ज्यादा होगी तो उसको मास कंक्रीटिंग आरसीसी वर्क में यूज कर लेंगे, लेकिन जब उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ इससे लेस देन 30 से 35 से अगर कम हो, मतलब 30 से 35 का जो रेंज है उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 30 है तो भी चल जाएगा, 32 मेगापास्कल है तो भी चल जाएगा, 35 मेगापास्कल मतलब 30 से कम आपका उसका स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ब्रिक्स वर्क बाकी और कहाँ यूज हो सकता है या नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है वो हमको जानना है। तो लिखिए ब्रिक वर्क इज नॉट यूज फॉर वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन। ब्रिक वर्क क्या होता है हमारा, वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन में नहीं होता है कहीं पे भी, तो लिख सकते हैं ब्रिक एग्रीगेट इज नॉट सुटेबल फॉर ब्रिक एग्रीगेट इज नॉट suitable brick aggregate is not suitable for waterproof construction, ठीक है। brick aggregate is not suitable for रोड कंस्ट्रक्शन। ये रोड कंस्ट्रक्शन में भी नहीं यूज होता है, क्यों नहीं यूज होता है, बिकॉज ब्रिक वर्क जो होता है हमारा वाटरप्रूफ कंस्ट्रक्शन में भी नहीं यूज हो सकता है, ब्रिक वर्क हमारा रोड कंस्ट्रक्शन में भी नहीं यूज होता है,
because it has poor resistance to wear, because it has poor resistance to wear and tear। आपने wear and tear पढ़ा होगा अपने हाईवेज में, ठीक है, wear and tear। ठीक है, तो ये हमारा जो आर्टिफिशियल एग्रीगेट के बारे में है, और बेसिक जो मेनली हमारा आर्टिफिशियल एग्रीगेट में आता है ब्रिक एग्रीगेट, उसके बारे में मैंने आपको चीज़ें बता दी, कहाँ पे वो यूज़ होता है और कहाँ पर नहीं यूज़ होता है, तो उसका क्या रीज़न है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट था वो ओवर हो चुका है। कई किताबों में और तरह के भी क्लासिफिकेशन दिए, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार, लेकिन ये मेनली 3 क्लासिफिकेशन है जिनको जानना आपको बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब हम यहाँ पे अलग अलग एग्रीगेट की क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे, जैसे ग्रेडेशन जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो जो उसके स्ट्रेंथ पे प्रभाव डालता है, ठीक है, जैसे साइज से भी प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडेशन, सीव एनालिसिस, जो चीजें मैंने आपको शुरू में लिखवाई हैं उसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो हमने पहले साइज डिस्कस किया, फिर शेप डिस्कस किया, फिर कितने टाइप्स के होते हैं उसको हमने डिस्कस किया। अब हम उसकी अगली जो क्वालिटी होती है एग्रीगेट की, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट को पढ़ते हैं। चलिए चलिए अब अगली हेडिंग है हमारी साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट। होता क्या है ये साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट? क्या समझते हैं हम कि साउंड निकालना? बेसिकली ऐसा होता नहीं है। साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट, देखिए मैं एक छोटे से शॉर्ट टर्म में आपको बता देता होता क्या है। देखिए जब कोई भी एग्रीगेट, जब किसी भी फिजिकल कंडीशंस, उसकी फिजिकल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, फ्यूजिंग, थ्रोइंग, उसके प्रेशर से, हवा के प्रेशर से, पानी के प्रेशर से, कुछ भी जब अपने वॉल्यूम को चेंज करने लगता है, ठीक है, अपने वॉल्यूम को क्या करना रहता है? चेंज करने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट। अब हर चीज की एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होती है, अगर वो अपनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के बाहर अपना वॉल्यूम चेंज कर रहा है देन इट इज कॉल्ड अनसाउंड एग्रीगेट। अगर विद इन द लिमिट है तो दैट इज कॉल्ड साउंडनेस एग्रीगेट। मतलब साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट का जो पूरा मतलब है कि वॉल्यूम, एक्सेसिव वॉल्यूम चेंज आपका ना हो, अगर हो भी तो विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट हो। इसका मैं एक लैंग्वेज में लिख लेते हैं। साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट क्या करते हैं? इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट, इट refers to the ability of aggregate, it refers to the ability of aggregate to resist excessive volume change, excessive change in volume change in volume as a result change in physical conditions। फिजिकल कंडीशन क्या होता है इसका डेफिनेशन? इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट, ये एक एग्रीगेट की एबिलिटी होती है टू रजिस्ट, मतलब उसको अपने अंदर रजिस्ट करना, टू रजिस्ट एक्सेसिव चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में क्या हो? एक्सेसिव चेंज ना हो। क्यों ना हो? रिजल्ट चेंज इन फिजिकल कंडीशंस, कुछ इसकी फिजिकल कंडीशंस होती हैं उसके वजह से एक्सेसिव चेंज ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट कहते हैं। अगर एक्सेसिव चेंज हो जाता है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के बाद, उसको क्या करते हैं? अनसाउंड एग्रीगेट। अनसाउंड एग्रीगेट, उस अनसाउंड एग्रीगेट को हम अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इट
टोटली इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट या मैसिव स्ट्रक्चर वेयर इट इज यूज्ड, जहां पे भी ये यूज होगा उसके स्ट्रेंथ पे ये प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब ये फिजिकल कंडीशंस होती क्या क्या है, अब ये फिजिकल, ठीक है, तो फिजिकल कंडीशंस हमारी क्या होती हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव चेंज इन वॉल्यूम आता है, वो भी हमको जानने की जरूरत होती है कि कौन सा ऐसा फिजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से एक्सेसिव चेंज हमारा आता है। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, दीज फिजिकल कंडीशंस दैट अफेक्ट द साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट आर द फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग कई चीजें होती हैं, फिर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। तो ये ऐसी फिजिकल कंडीशंस होती हैं तीन, पहला फ्रीजिंग थॉइंग, फिर चेंज इन टेम्परेचर एंड द थर्ड इज अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, जिसकी वजह से एक्सेसिव चेंज हमारा वॉल्यूम में आता है। फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या होता है बताइए। जब कोई भी स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं तो उसमें जनरली जब क्रैक्स आ जाते हैं तो जो भी क्रैक्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फ्रीजिंग, मतलब कंक्रीट हमारा क्या होता है, फ्रिज, फ्रिज का मतलब क्या होता है, जम जाता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और फिर जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा वॉल्यूम एक्सेसिव चेंज आने लगता है। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, कहीं कहीं ऐसे जैसे राजस्थान की बात करते हैं, कभी वहां दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, रात में टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, तो वहां भी जो चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है वहां पे हमारा क्या आता है, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, थर्ड इज अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग क्या होगा, हमारा मरीन स्ट्रक्चर्स, हमारे जो क्या होते हैं मरीन स्ट्रक्चर्स, जो हमारे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे कहीं पे ऐसे स्ट्रक्चर बने हो जहां पे लहरें आती हो और फिर वापस चली जाती हो, तो अल्टरनेट वेटिंग मतलब एक बार वो भीगता है स्ट्रक्चर फिर सूख जाता है। ठीक, वेटिंग एंड ड्राइंग, तो जहां जहां पे ये फिजिकल कैरेक्टर्स आते हैं वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि वॉल्यूम को चेंज होने की। ठीक है, उसी उसी को रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ताकि एक्सेसिव वॉल्यूम हमारा चेंज ना हो। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि एग्रीगेट जो अपने वॉल्यूम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा चला गया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनसाउंड एग्रीगेट, क्या बोलेंगे, अनसाउंड एग्रीगेट बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं एग्रीगेट विच अंडरगो, एग्रीगेट विच अंडरगो, मैं इसको लिखवा देता हूं, एग्रीगेट विच अंडरगो more than the specified amount of volume change, आप इसको लिख लीजिए, एग्रीगेट अंडरगो specified amount of volume change, specified amount of volume change when subjected to these conditions, when subjected to these physical condition is said to be unsound aggregate, unsound aggregate। क्या कहने का मतलब है कि एग्रीगेट विच अंडरगो द स्पेसिफाइड अमाउंट, हर चीज, हर एग्रीगेट क्या स्पेसिफाइड अमाउंट है कि इससे ज्यादा उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए, ऑफ द वॉल्यूम चेंज विथ सब्जेक्टेड टू दीज फिजिकल कंडीशंस। कौन कौन से फिजिकल कंडीशंस, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, चेंज इन टेम्परेचर या वेरिएशन इन टेम्परेचर, एंड द थर्ड इज अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग। अगर ऐसा होता है इज सेड टू बी अनसाउंड एग्रीगेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसाउंड एग्रीगेट हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ऐसा कंक्रीट अगर हम लेट डाउन करेंगे ना जहाँ पे फ्रॉस्ट एक्शन होता हो, कहाँ पे, जहाँ पे फ्रॉस्ट एक्शन होता हो, मतलब जहाँ पे काफी ज्यादा फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है,
बर्फबारी जहाँ पे हमारा ज़्यादा होता होगा, अगर वहाँ पे हमको कंक्रीटिंग को लेट डाउन करना है या ना कंक्रीटिंग वहाँ करनी है, तो हमारा जो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट है, दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, पहले साउंडनेस टेस्ट करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि उसके वॉल्यूम में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उसके वॉल्यूम में क्या आ रहा है, ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्रॉस सेक्शन में कोई भी अपना कंक्रीट को लेट डाउन करेंगे, तो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट हमारा दोनों क्या होगा, जो एग्रीगेट होगा उसको हमको साउंडनेस टेस्ट पहले करना होगा कि वो जो उनके वॉल्यूम चेंज कितने हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनसाउंड एग्रीगेट हो जा रहे हैं, अपने स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसी कंडीशंस आएगी उसको हमको चेंज मतलब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्या, मॉइस्चर कंटेंट। क्योंकि एक एग्रीगेट कितना मॉइस्चर कंटेंट करता है वो भी उसकी स्पेसिफाइड लिमिट है, वो हमें जानना जरूरी है। अगर वो ज़्यादा करता है तो हमारी किस किस चीज़ों पर प्रभाव वो डालेगा, किस किस चीज़ों को इफेक्ट करेगा, वो भी हमको जानना है। तो अगली हेडिंग डालिए आप लोग, मॉइस्चर कंटेंट। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो हम मॉइस्चर कंटेंट की तरफ चल रहे हैं। मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंक्रीट के लिए, क्योंकि उस मॉइस्चर कंटेंट से हम डिफाइन करेंगे कि वाटर सीमेंट हम लोग कितना रखा जाए। मानिए कि हम कोई कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। माने हम एक कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, कोई एग्रीगेट हमने लिया। अगर हमको पता है कि वो एग्रीगेट 0.5 से लेकर, जो जनरली एग्रीगेट वाटर को एब्जॉर्ब करता है 24 घंटे पानी में रहने के बाद, वो 0.5% से लेकर 1% तक, ठीक, 0.5 से लेकर 1% बाय द वेट ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, उतना परसेंट वो उसको हम लोग मानते हैं अपने कोड आईएस कोड ऑफ प्रोविजन के हिसाब से कि वो इतना मॉइस्चर को बाय एटमॉस्फेयर वो कंटेंट कर लेगा। ठीक, बात ये आती है कि इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये इसलिए है कि वाटर सीमेंट रेशियो को डिसाइड करता है। किसको, वाटर सीमेंट रेशियो को। अगर मॉइस्चर कंटेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1% उसको मॉइस्चर कंटेंट करना है, हमने अपने कॉन्क्रीटिंग की उसी हिसाब से हमने वाटर सीमेंट रेशियो उसमें मिक्स किया, पर पता क्या चला बाद में हमको कि जो हमारा एग्रीगेट था उसने तो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था। उसने तो क्या किया था, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो वहां क्या हो गया, डिस बैलेंस हो गया। जब वाटर सीमेंट रेशियो हमारा डिसबैलेंस होगा तो उसका एडवर्सली इफेक्ट किस पे जाएगा, हमारे स्ट्रेंथ पे जाएगा। इसीलिए मॉइस्चर कंटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ एग्रीगेट, क्योंकि किसी भी एग्रीगेट को कहीं भी यूज करने से पहले उसका मॉइस्चर कंटेंट के बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एन एग्रीगेट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, moisture content of an aggregate is an important factor when developing the proper water cement ratio, when developing the proper water cement ratio। ठीक है, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा जो मैंने आपको लैंग्वेज बोला। चलिए मैं इसके आगे आपको लिखवा भी देता हूँ कि लिख सकते हैं द एग्रीगेट विच एब्जॉर्ब, द एग्रीगेट विच absorb, the aggregate which absorb a certain quantity of water, a certain quantity of water depending upon its पोरोसिटी। वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी पोरोसिटी पे डिपेंड करता है कि एक एग्रीगेट हमारा कितने वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे पोरोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो मैंने आपको शुरू में बताया था, द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज फाउंड टू बी 0.5% से लेकर 1% तक टू द वेट ऑफ एग्रीगेट, टू द वेट ऑफ एग्रीगेट।
तो आप इसको एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी the absorption capacity of coarse aggregate the absorption capacity of coarse aggregate normally is of order of about normally 0.5% to 1%, 0.5% to 1% by the weight of the aggregate, by the weight of the aggregate, ठीक है, बाय द वेट ऑफ द एग्रीगेट। जो हमारा कोर्स एग्रीगेट वाटर को एब्सॉर्ब करता है 0.5% से लेकर 1% तक, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। अब इसी मॉइस्चर कंटेंट में दो चीजें आती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट होता क्या है, और एक होता है टोटल वाटर कंटेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट इज वाटर कंटेंट, भाई ये जितना ये वाटर कंटेंट का समझना यही तो एब्जॉर्ब करता है, और एक होता है टोटल वाटर कंटेंट। इन दोनों में डिफरेंस कोई बता दे मेरे को। व्हाट इज वाटर कंटेंट एंड व्हाट इज टोटल वाटर कंटेंट? थोड़ा सा दिमाग लगे इसको, आप लोग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं अपने, जो कि आपके इसी सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। इसमें आप वाटर कंटेंट, पोरोसिटी सब पढ़ते हैं आप लोग। तो व्हाट डू यू मीन बाय वाटर कंटेंट, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल वाटर कंटेंट? प्लीज डिफाइन। देखिए, जो हमारा वाटर कंटेंट होता है वो क्या होता है? वाटर कंटेंट मींस द फ्री वाटर दैट held on the surface of aggregate, that held on the surface of aggregate, यानी सरफेस के एग्रीगेट के ऊपर, सरफेस के एग्रीगेट पे जो हमारा वाटर होता है वो हमारा क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है। उस एग्रीगेट का क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है। बात समझ में आ गई? वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट मींस द फ्री वाटर दैट हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट। यानी मान लीजिए अगर ये एग्रीगेट है, सपोज दैट दिस इज एग्रीगेट, और इसके सरफेस पे, इसके सरफेस के चारों तरफ जो फ्री वाटर है, एक्सेस वाटर ये कह सकते हैं, फ्री वाटर या एक्सेस वाटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर कंटेंट बोलते हैं। अब बात आती है दूसरी, क्या? दिस इज टोटल वाटर कंटेंट। क्या होगा? टोटल वाटर कंटेंट। अब टोटल वाटर कंटेंट क्या होगा? टोटल वाटर कंटेंट क्या होगा? एब्जॉर्ब वाटर प्लस फ्री वाटर। देखिए, फ्री वाटर के बारे में तो अभी हमने पढ़ा, तो टोटल वाटर कंटेंट क्या होगा? मतलब ये अगर एग्रीगेट है तो इस एग्रीगेट ने जितना पानी एब्जॉर्ब किया है प्लस इसके सरफेस पे जो पानी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल वाटर कंटेंट। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। कोई आपसे वाटर कंटेंट के बारे में पूछे तो क्या होता है कि वो सरफेस पे जो पानी होता है फ्री वाटर, उसको तो वाटर कंटेंट बोलते हैं। और जो टोटल वाटर कंटेंट होता है वो एब्जॉर्ब वाटर, जो इस एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब किया है, जो भी इसकी कैपेसिटी हो, 0.5% या 0.1%, प्लस फ्री वाटर, इसके सरफेस पे जो फ्री वाटर है, उन दोनों को हम जोड़ के क्या बोलते हैं? टोटल वाटर कंटेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस ये समझ में आ गया होगा। क्लियरली इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसलिए मैंने बस मेन पॉइंट इसका लिखा है टोटल वाटर कंटेंट, इसको होते हैं एब्जॉर्ब वाटर प्लस फ्री वाटर। इन दोनों वाटर को हम मिक्स, जो हमारा रिजल्टेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल वाटर कंटेंट बोलते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब मॉइस्चर कंटेंट को निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स को मैं बता देता हूँ, आप उसको एक बार घर पे जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो एग्रीगेट में आपको बहुत सारा डिटेल में तो है नहीं, लेकिन आप उसको डिटेल में जाके उसको पढ़ लीजिएगा। मेथड्स टू डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट। कई जगह मैं AGG लिख के छोड़ दे रहा हूं, तो आप लिख के मत छोड़िएगा, आप स्पेलिंग पूरी लिखिएगा इसकी। 2-3 मेथड है इसके, 4 मेथड 5 मेथड है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट होता है वो ड्राइंग मेथड होता है, इसको आप लोग अपनी किताबों से देख लीजिएगा, मैं बस मेथड्स का नाम बता दे रहा हूँ। सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। आप इस टॉपिक को मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक आप अपने सॉइल मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे, जिसको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, तो उससे आप उसको देख लीजिएगा वहाँ पे। यहाँ पे उसके बारे में भी सेम चीज़ है, जो चीज़ वहाँ बताई जाएगी वही सेम चीज़ यहाँ पे है। ड्राइंग मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, एंड थर्ड इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड। फोर्थ इज मेजरमेंट बाय इलेक्ट्रिक मीटर, measurement by इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। और ऑटोमेटिक मेजरिंग मीटर। कई बुक्स में 1-2 तरीके और दिए हुए हैं, तो मैंने ये 5 इंपॉर्टेंट तरीके आपको बता दिए हैं, आप इसको किताब से देख लीजिएगा कि मॉइस्चर कंटेंट हम एग्रीगेट का इस 5 डिफाइंड मेथड से निकालते हैं। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि कई सारे बुक में 1-2 मेथड्स आपको और दिए होंगे, आप उसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको आज एग्रीगेट का सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एग्रीगेट की अगली प्रॉपर्टी को कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।